गुड मॉर्निंग दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं और अभी तक हम लोग चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं और उसके नोट्स भी आप लोगों ने बना लिए हैं आई होप। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे, क्योंकि कल जब हम लोगों ने चैप्टर देखा तो कहीं से कुछ भी आ सकता है और क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते। तो आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे, नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। ठीक है, शिल्पी जन जो जैसे मूर्तियाँ वगैरह जो बनाते हैं, जो बर्तन वगैरह बनाते हैं, वो शिल्पी जन कहलाते हैं। नगर आप समझते हैं और व्यापारी भी आपको पता ही है। तो ये मध्ययुगीन कालीन में कैसे थे, तो आप सुनिए। ठीक है, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और जहाँ नीड है वहाँ पे राइट डाउन अपना करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र था, एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन मतलब जहाँ पे बंदरगाह टाइप में, जहाँ पे जहाज़ों से सामान आया जाया जाता है, उसको पत्तन नगर कहते हैं, अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। मानचित्र 1 में मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार तथा शिल्प कार्य उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र। तो ये आपको दक्षिण भारत में दिखाई दे रहा है ना, दक्षिण भारत का आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या कौन कौन से शहर है, एकदम क्लियर देखिए। बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, कमालपुरम, स्वामीमलाई, तिरुपति, कांजीपुरम, मद्रास, तिरुवनमलाई, महाबलीपुरम, उरेयर, मधुर, तंजावुर। ठीक है, ये थे दक्षिण भारत के। प्रशासनिक केंद्र, अब हम पढ़ेंगे हमारा प्रशासनिक केंद्र। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। हाँ जी, हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 पहले था, की यात्रा पर चलते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं उसकी यात्रा पे और फ्लैशबैक पे जाते हैं 1000 साल पहले और देखते हैं कि वहाँ का जो प्रशासक था वो कैसा था। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती थी। ठीक है, चोल राजाओं की जो राजधानी थी तंजावुर, वहां से कावेरी नदी 12 महीने बहती थी। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती सुनाई देती हैं। ठीक है, कल्पना कीजिए कि आपको मंदिर जो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस चैप्टर में, उस मंदिर की घंटियां बज रही हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजरमलन राजराजा पैरुथनचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। लोग नगर के वास्तुकार, ये वास्तुकार है, ठीक है, तो इनकी प्रशंसा करते हुए राजा थकते नहीं हैं। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। ठीक है, जो वास्तुकार थे उन्होंने अपना नाम मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। अभी तक तो ये क्वेश्चन आया नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी देख लीजिए। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। ये इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए कि मंदिर है, मंदिर के अंदर बहुत बड़ा एक शिवलिंग है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। ये हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों और दोस्तों, चोल वंश में हम लोग एक विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियां बनाने का कपड़ा
राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा सुंदर लंबे घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ के मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र में। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो तंजावुर में क्या है, मंदिर भी बहुत है। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते हैं। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते हैं, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे, यानी जितने भी जो त्योहार है उसको मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। जैसे आप लोग भी जाते हो मंदिरों में तो कुछ ना कुछ दे देते हो। अब ये कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक, तो बेटा इसको भी देख लें। अभी तक तो नहीं आया इसमें से। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आए नहीं है बट आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। कांसा एक मिश्र धातु होती थी जो तांबे और रागे के मेल से बनती थी। घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता था। ये घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक, अब देखिए लुप्त मोम क्या है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ, ठीक है, लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। ठीक है, पहले क्या करते थे, मोम की एक प्रतिमा बना देते थे। मान लेते हैं ये मोम की एक प्रतिमा बन गई, फिर इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के फिर छोड़ दिया जाता था। इसी के ऊपर मिट्टी करके उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। अब जब वो पूरी तरह सूख गई तो उसे गर्म किया जाता था। जब उसे गर्म कर देते थे तो उसकी मिट्टी के आवरण पर एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते से सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते से पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। ठीक, अब जब वो धातु ठंडी ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था। ठीक, और फिर उससे निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। तो ये टेक्निक थी मूर्तियां बनाने की। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार साहूकार में लगाते थे। शैने समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों तथा तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते चले गए। अभी भी आप देखिए जहाँ पे मंदिर थे और हैं वहाँ पे बस्तियाँ ज़्यादा हैं। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भीलस्वामिन, भीलसा या विदिशा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, भीलसा या विदिशा किसका नाम है, भीलस्वामिनी का, जो मध्य प्रदेश में। गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर तमिलनाडु में कांजीपुरम और मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। तमिलनाडु में कांजीपुरम और मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होते गए। ठीक, जब तीर्थ स्थल है जहाँ पे मंदिर वगैरह थे तो वो किस में विकसित हो गए, नगरों में। क्यों, क्योंकि लोग आते थे दर्शन वगैरह करने, उनके रहने खाने की व्यवस्था जो होती थी वहाँ के लोग ही करते थे, तो वो धीरे धीरे बड़े नगर बनते चले गए। वृंदावन जो उत्तर प्रदेश में है, तिरुवनमलाई तमिलनाडु, ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह-अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अध्याय 8 में भी हम लोग देख लेंगे।
यहाँ 12वीं शताब्दी में आके बस गए और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ये पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते रहे हैं। अब है छोटे नगरों का संजाल। ये तो बड़े नगर बन गए, अब है हमारे छोटे नगर। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप भारत, ध्यान रखिएगा, कि अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनके प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। ठीक है, बड़े बड़े गांवों से छोटे छोटे नगर बस गए। उनमें आमतौर पर एक मंडीपिका, ठीक है, जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा, होती थी। यहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने आते थे। इसमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें व बाजार थे, जिन्हें हट यानी बाद में हाट कहा जाने लगा। पहले हट कहते थे, फिर हाट, और पहले मंडीपिका कहते थे, जिसे फिर मंडी कहा जाने लगा। और अभी भी होता है ना कि लोग आते हैं गांव से अपना सामान बेचने, तो बड़ी मंडी लगती है, तो पहले भी था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लुहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार चलाते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराजों के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने, दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी, काली मिर्ची जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। और अभी भी ऐसा होता है, मंडी लगती है ना, और मंडी में ये सामान बेचा जाता है। और ये पिक्चर किस चीज़ का है? नगर का एक बाजार। ये देखिए, पहले के बाजार इस तरह के होते थे। और ये लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर आपको दिखाई दे रहा है। आमतौर पर कोई सामंत यानी पर्वतीय काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारी शिल्पकारों तथा उनके व्यापारों की वस्तुओं पर कर लगाते थे। कभी कभी इन करों का संग्रह अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या रनाडे व्यापारियों के द्वारा किया गया होता है। ऐसे अधिकारियों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, जो आज भी पाए जाते हैं। ठीक है, आपने क्या किया? किलेबंदी कर ली, और इसके अंदर जितने भी लोग आपके पास हैं, कुछ जो शिल्पकार व्यापारी हैं, इनसे कर ले लिया गया है। कर मतलब टैक्स लिया गया, टैक्स करके फिर उसका जो भी है तो वो मंदिरों में लगा दिया गया है। ठीक है, अब है हमारे बाजारों पर कर। कौन कौन से कर थे देख लेते हैं, किस किस क्या क्या टैक्स लगते थे। ये राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूले जा सकते थे, जैसे कि शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़े पर लगाए गए कर। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने वालों, आस्पकों, तेल, पशु चारों और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ तो वस्तु और उनमें से कुछ नगद के रूप में वसूले जाते थे, जिसके पैसा भी ले लेते थे कभी कभी, और कभी कभी सामान भी ले लेते, जो मतलब जो ज़रूरत होती थी वो ले लेते थे। अब बड़े और छोटे व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग, बंजारे मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, स्थायी रूप से एक जगह नहीं रहते, ठीक है, उन्हें बंजारे कहते हैं। उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था, और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बात किया करता था। चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ को गिल्ड भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परिवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। ठीक है, ये अभी तक इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। कौन से प्रसिद्ध संघ थे यानी गिल्ड थे? मणिग्रामम और नानादेशी।
ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिणी पूर्व एशिया तथा चीन के साथ साथ दूर दूर तक व्यापार किया करते थे। इनके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय थे। ओसवाल जैनी लोग होते हैं, ठीक है। इनके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे भी समुदाय थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम वोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाह एवं फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों मतलब बंदरगाह, ठीक है, वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिणी पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। ब्लू पॉटरी इसको हम लोग बोलते हैं। ये कहाँ थी? चीन में। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरियाई, ईसाई बस गए। लाल सागर के बंदरगाह में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतावाली व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में बेचते थे। उनसे व्यापार से बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे काली मिर्ची, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारत का सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। और समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब अब व्यापारी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे यूरोप से, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 में इसको। अभी तो धीरे धीरे यहाँ होगा। क्लास 8 में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो लोग आए और किस तरह से आके यहाँ पे बस गए। उसके बाद फिर ब्रिटिश वगैरह आए। चलिए, काबुल के बारे में समझ लेते हैं हम। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। दोनों कहाँ हैं बच्चों? पाकिस्तान में हैं। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बेपिटिस्ट टैवनियर ने अनुमान लगाया कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता है। 30,000 उस समय बहुत मायने रखते थे, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊँटों पर लाद के लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। ठीक है, पहले गुलाम भी बेचे जाते थे, यानी नौकर। अब है नगरों में शिल्प। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया पीपल के इस मोमबत्ती दान। अच्छा, ठीक है, ये मोमबत्ती दान। बीदर के शिल्पकार, बीदर कहाँ, सॉरी बीदर है कर्नाटक में। ठीक है, बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, इसमें सुनार, केसरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार तथा कैकोलार, ये क्या है? बुनकर हैं। ठीक है, वे समृद्धशाली समुदाय बन गए और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण संबंधी कुछ अन्य कार्य, कपास को साफ करना, काटना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। और ये जो थे, ये विशेषज्ञ ही थे, यानी कि जिसका काम वही कर सकता है। अब ये है शॉल पर बॉर्डर। कितना खूबसूरत बॉर्डर है, देखिए। शहरों के बदले हुए भाग्य। अब कौन कौन से शहर हैं जिनके भाग्य बदल गए? चलिए, इसमें है हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत। ये केस स्टडी है, इसको देखेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्र नदियों की घाटी में स्थित है। इन दोनों नगरों के बीच, इस नदियों के बीच में है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल भी था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी।
किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। वाह, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, एक किलाबंद नगर। एक पुर्तगाली डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। इसको रीड करके समझ लेंगे और ये किसने किया ये देख लेंगे और किस नगर के लिए किया ये देख लेंगे। हो सकता है कि आ जाए क्वेश्चन। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीर बद्ध नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारें जैसी नहीं है बल्कि बहुत मजबूत और राजगिरी का एक ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छत सपाट और चपटी है। ठीक है, एक बार ये रेड से लिखा है इसको देख लेते हैं। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर कितना 1 किलोमीटर 0.37 लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंत सागर जलाशय का निर्माण किया। कृष्णदेव राय ने 2 पहाड़ियों के बीच में विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील का निर्माण के लिए किया जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों की सिंचाई करने के लिए पहुंचाया जाता था। ये था इनका जल का प्रबंध कि जल को कैसे यूज करना है। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। मेहराब जो कल हम लोगों ने पढ़ा था इस तरह से, है ना। मुझे ड्राइंग आती नहीं है इतनी अच्छी, पर आप समझ जाइएगा ये ऐसे ये मेहराब थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। आले समझते हो ना आप लोग? आले मतलब अलमारी होती है ना, ऐसे जो पुराने घरों में ऐसे बने हुए रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे से दीवारों में। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे मूर्ति रख देते हैं, इसको आले बोलते हैं। मूर्ति रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्य और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष यानी शिव के मंदिर में अनेक स्तंभों वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा और राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य करती थी। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यापारियों से नजराने उपहार लिया करता था, जो भी दे गिफ्ट उनको। वही विराजमान होकर राजा नृत्य और संगीत तथा मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती, ठीक है, के भी कार्यक्रम देखते थे। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। अब है हमारा दूसरा वाणिज्यिक केंद्र सूरत। पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत को क्या कहा जाता है? पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में कैबे जो आज का खंबात है और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत ओरमुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज की यात्रा से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर है जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेजों के कारखाने तथा माल गोदाम थे।
अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1679 नहीं 89, अभी हिंदी में प्रॉब्लम है मुझे, ठीक है, 89 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदर पर 100 यानी कि 100 जहाज, ये बंदरगाह और यहाँ पे जहाज इस तरह से लगे रहते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेची जाती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटे किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बाजार उपलब्ध थे, यानी कि यहाँ से ये लोग व्यापार करते थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे, यानी कि होटल वगैरह, सराय वगैरह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवनों और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकार कंपनियां थी। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियां को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त की। हुंडी एक तरीके से ये हो गया जैसे बैंक होता है ना, वैसी हुंडी होती है। पहले देख लीजिए हुंडी क्या है। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा गई रकम दर्ज रहती है। जैसे मान लीजिए 2000 है, 2000 मैंने आपको जमा करा दी और मुझे एक पेपर मिल गया, ठीक है। हुंडी को कई अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त किया जाता है। अब ये मेरी हुंडी कहाँ चल रही है? इस मिस्र, काहिरा में, इराक में, बसरा में और बेल्जियम में। अब अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं वो कागज़ जो है आपको यहाँ पे मैं शो ऑफ कर दूँगी, उसके बाद आप मुझे उतना पैसा दे दोगे मेरे बिजनेस के लिए। तो ये हुंडियाँ चलती थी, पैसा जमा हम लोग करवाते थे लाइक ए बैंक। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधःपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्ग पर नियंत्रण और बम्बई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया, जो आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है, ठीक है। ये सब अंग्रेजों के आने के बाद बहुत चीज़ें जो है वो डाउनफॉल होती चली गई। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्लास 8 की हिस्ट्री में आप पूरा इसके बारे में पढ़ोगे। जोखिम भरा दौर मछलीपट्टनम के लिए चुनौती, ठीक है। हम्पी, उसके बाद सूरत, फिर आ गया मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। ये कहाँ था? ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड एंड इंग्लैंड, इन दोनों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि अब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था, यानी कि बंदरगाह बन गया था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। मछुआरों का एक गरीब नगर, ठीक है, इसके बारे में आता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमाश्ते विलियम मैथवर्ल्ड ने 1620 में इन शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया है। यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है। यहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ। नहीं, ये अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले ये एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ आकर रहने लगे। चूँकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी इसी तट से आते जाते हैं, तो उनके लिए निवास स्थान की व्यवस्था करता है। ये किसने लिखा था? अंग्रेजी कंपनी के एक गुमास्ते मतलब वहाँ उसके एक आदमी ने लिखा था। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू कर लिया। शाही अधिकार मतलब केवल उन्हीं का एक अधिकार होगा, जिससे कि वहाँ का व्यापारी पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए, ठीक है।
क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी धीरे धीरे, तो वो भी अपना नियंत्रण करना चाहती थी। तो वहाँ के जो शासक थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर अधिकार हम लोग एकाधिकारी करेंगे ताकि जो व्यापारी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चले जाए, लेकिन लालच दे दिया गया। विभिन्न व्यापारी समूह गोलकुंडों के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमेटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमाल, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की अन्य नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात को की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास चले गए तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया और आज वह छोटे से जीर्ण शीर्ण शहर से अधिक और कुछ नहीं है। इसके बाद आए हमारे कुछ नए नगर और व्यापारी, न्यू सिटीज़ बस्ती चली गई और नए नए व्यापारी भी होते चले गए। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ठीक है, प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीर जी वोरा जैसे बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया। भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इनमें इन शिल्पकारों का विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रंग, रूप और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते चले गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे। इसका अर्थ यह है कि पेशगी मतलब जिस पैसा ले लिया तो आपको काम करना है ना। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। ठीक है, अगर आपसे पहले पैसा ले लिया तो आपके लिए वो कपड़ा बुनेंगे। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिज़ाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे, यानी कि जैसा डिज़ाइन अगर आपने बता दिया उसको वैसा ही डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकते थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए। अब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा बनाए गए इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक टाउन्स किसे कहते हैं? देखिए, शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी कंपनियां, यानी कि हम लोग, और शिल्पकार को ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, यानी कि जो हमारा जो एरिया था उसको क्या नाम कर दिए? ब्लैक टाउन्स। हम लोग ब्लैक टाउन्स हो गए।
जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट जेम्स जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठरियों में अपने आवास बनवाए। ठीक है। 18वीं शताब्दी में शिल्पकारों तथा वाणिज्यों की कहानी अब हम क्लास 8 में पढ़ेंगे। ये देखिए, अब है वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। 15वीं शताब्दी में यूरोप नाविकों द्वारा समुद्र मार्ग खोजने की अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे, क्योंकि हमारे भारत के मसाले सब जगह प्रसिद्ध थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिम्बसन लौट आया। इसी समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए। 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले और खोजे गए वह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसी का अनुसरण करना प्राप्त कर दिया। यानी कि जिस रास्ते से वास्को डी गामा आए थे वहाँ से ये सारे जो अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी भी आने लगे। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला। इसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने के मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार किया। इसके पश्चिम की ओर से यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत को पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक के विजेता भी यहाँ आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भाग को अपने कब्जे में कर लिया। अक्सर इन प्रदेशों की पहल वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। इसमें दिया नहीं है। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की और क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा 6 यहीं पे फिनिश होता है। अब चैप्टर 7 के लिए हम लोग मिलते हैं। कोशिश की जाएगी कि रात में ही मिल लें। तब तक के लिए इसको पढ़िए, समझिए, देखिए। ज़्यादा इसमें से कुछ है नहीं, फिर भी कह नहीं सकते कहाँ से कुछ भी आ सकता है। तो आप रीड करके अपने दिमाग में फिट रखिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो आंसर हमारे पास अपने आप आ जाता है। फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड आफ्टरनून। 12:05 हो गए हैं। टेक केयर।